हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो रिसेंटली इंडो चाइना रिलेशन बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है गलवान वैली में, उससे रिलेटेड। बट उसको समझने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ एलएसी। एलएसी क्या है, कब डिफ़ाइन हुआ और जो क्लैश हुआ वो क्यों हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये जो मैप है, इससे सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं चाइना के साथ वो कौन से हैं। अगर आप ईस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर्स को देखते हैं तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ और सिक्किम स्टेट के साथ। तो इस बॉर्डर एरिया को हम बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर। और सेंट्रल सेक्टर में जो कंट्रोवर्सी है वो सबसे कम है, मतलब कोई रीसेंट कंट्रोवर्सी भी यहाँ नहीं दिखती है और कोई पुरानी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हम नहीं देखा है हमने। जो मेन कंट्रोवर्सी है वो या तो ईस्टर्न सेक्टर में है और या वेस्टर्न सेक्टर में। सो वेस्टर्न सेक्टर में जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है वो पूरा लद्दाख रीजन में है, जिसमें अक्साई चिन का एरिया आता है और थोड़ा एरिया पेंगोंग सो लेक का भी आता है। सो ये तीनों सेक्टर हैं। तीनों सेक्टर मिला के जो इंडिया का क्लेम है कि हमारी जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो 3488 किलोमीटर है। बट चाइना कहती है कि नहीं, ये 2000 किलोमीटर का ही है। सो ये कंट्रोवर्सी है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है, पहले हमें उसे समझना है कि ये जो येलो पोर्शंस आप देख रहे हो, येलो पोर्शंस का जो पार्ट है वो इंडियन टेरिटरी में आज है, मतलब इंडिया इस पे रूल कर रही है। लेकिन जो पार्ट आप बाकी कलर्स में देख रहे हो, जैसे रेड और यहाँ ग्रीन और ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारी टेरिटरी में आज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने मैप में शामिल करते हैं, मैप में दिखाते हैं। सो ये जो पार्ट, ये जो लाइन आप देख रहे हो जिसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ साथ साथ, ये लाइन जो है ये इसको आप बोलते हो लाइन ऑफ कंट्रोल। सो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसकी एक लीगल सैंक्टिटी है, उसका एक अग्रीमेंट है प्रॉपर, जो कि इंटरनेशनल कंसर्न भी रखता है। लेकिन ये जो लाइन है, ये जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी, इसकी कोई भी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। एक्चुअली ये एक लाइन नहीं है, लाइन के अलावा बस पोस्ट को डिफाइन किया गया है। सो अगर आपने पोस्ट को डिफाइन किया गया है तो लाइन इस तरह भी बन सकती है और इस तरह भी। सो जिस तरह बनेगी उसी तरह जो है मॉडिफिकेशंस बॉर्डर में होता जाएगा। इसीलिए ये लाइन डिस्प्यूटेड है और इंडिया ने इस लाइन को हमेशा ही नकारा है। इंडिया ने इस लाइन को कभी भी ऑफिशियली नहीं माना 1993 तक। इसकी भी कहानी हम देखेंगे। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो जिसको मैंने एनसर्कल किया है, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सो सियाचिन ग्लेशियर तक हमारी इंडियन आर्मी की पोस्ट भी है, जिसको हम बोलते हैं दौलत बेग पोस्ट यहाँ पे। और ये जो है हमारा, ये है काराकोरम पास। सो अभी जो एक्चुअल टाइम लगता है हमें ले सिटी से ये काराकोरम पास तक पहुंचने के लिए लगता था, वो 2.5 से 3 दिन का लगता था। लेकिन लास्ट ईयर हमने इस पे एक ऑल वेदर रोड बनाया। ऑल वेदर मतलब हर वेदर में, हर सीज़न में चलने वाला रोड, जो ख़राब ना हो, ऑल वेदर रोड बनाया। और अब हमें इससे 5 से 6 घंटे लगते हैं सिर्फ सप्लाईज़ को पहुँचाने में, ले से आपका काराकोरम पास, सियाचिन ग्लेशियर, ओल्ड दौलत बेग पोस्ट तक। तो ये है मेन कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा ईस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर कैसा है। ईस्टर्न सेक्टर में ये जो स्टेट आप देख रहे हो, ये वाला स्टेट, ये एक्चुअली सिक्किम है, ये पार्ट। सो सिक्किम का जो बॉर्डर है वो थोड़ा नेपाल के साथ है, ऊपरी तरफ वो तिब्बत के साथ है, ये वाला पार्ट भी तिब्बत के साथ है और थोड़ा सा भूटान के साथ है। सो 2017 में हम लोगों ने डोकलाम इशू के बारे में सुना था। डोकलाम इशू एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच का नहीं था, वो भूटान और चाइना के बीच का था, क्योंकि भूटान की जो सिक्योरिटी है वो इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, तो हमें भी इस कंट्रोवर्सी में कूदना पड़ा। सो डोकलाम का जो इशू है वो स्टैंड ऑफ के तहत हमने देखा था 2017 में। और ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश की जो कहानी है वो बाकी सेक्टर से डिफरेंट है। ये वाली जो लाइन आप देखते हो जिसको इंडिया बॉर्डर मानती है, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। सो इस मैकमोहन लाइन के पीछे भी कुछ कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आप ये समझो कि जो इंडिया का बॉर्डर है, ये देख रहे हो आप इंडिया का बॉर्डर जो मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये जो इंडिया का और नेपाल का और भूटान का बॉर्डर है, ज़्यादातर ये बॉर्डर तिब्बत से लगता है, मेन चाइना से नहीं।
और तिब्बत जो है अपने आप को एक ऑटोनॉमस रीजन अलग से मानती है, अलग, और फ्री तिब्बत का हमेशा नारा लगाती है क्योंकि वो चाइना से अलग होना चाहती है। सो हमारा जो लद्दाख वाला सेक्टर है उसमें थोड़ा सा जिंगजियांग प्रोविंस है, जो कि चाइना का उघियार प्रोविंस आप कह सकते हो, और थोड़ा सा पोर्शन हमारा तिब्बत का है। लेकिन बाकी जो मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर है वो टोटली तिब्बत के साथ लगते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान से समझें। ओके, नेक्स्ट हम ईस्टर्न सेक्टर की बात पहले कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश की। सो अरुणाचल प्रदेश के लिए मैंने आपको बताया कि जो लाइन है वो उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। सो मैकमोहन लाइन के पीछे ये कहानी है कि मैप से अगर आप समझो इसको, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इधर तवांग लोकेटेड है। सो तवांग एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया में, जो तिब्बत को हमारे बंगाल वाले पोर्शन से, ये पूरा पोर्शन जो था ये बंगाल के पास था, बांग्लादेश, आसाम और मेघालय, ये पूरा पोर्शन। सो तवांग एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था इंडिया और तिब्बत के बीच में। ब्रिटिशर्स ने इस ट्रेडिंग सेंटर का महत्व समझा और इसीलिए वो चाहते थे कि हम कोई समझौता कर लें। लेकिन 1907 में एंग्लो ब्रिटिश के साथ रशिया का एग्रीमेंट हुआ, एंग्लो रशियन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में ये बात हुई कि कोई भी एग्रीमेंट अगर हम तिब्बत के साथ करते हैं तो क्योंकि चाइना तिब्बत को क्लेम करता है और वहाँ किंग डायनेस्टी है, तो चाइना से बिना कंसल्ट किए हम कभी भी तिब्बत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 1914 में ये बात ब्रिटिशर्स भूल गए और उन्होंने ना ही रशिया को कांटेक्ट किया ना ही चाइना को, और तिब्बत के साथ मैकमोहन लाइन का एग्रीमेंट कर लिया। सो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये दलाई लामा के साथ ही हुआ था, लेकिन इस एग्रीमेंट की काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया हर तरीके से। चाइना ने प्रोटेस्ट किया, रशिया ने प्रोटेस्ट किया, इनफैक्ट जो कॉमन ट्राइबल पीपल थे उन लोगों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट की बात क्या है कि दलाई लामा ने भी इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये मैटर काफ़ी दिनों तक दब गया और इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। 1935 में जब आज़ादी की लड़ाई तेज़ हो रही थी, दोबारा इस अग्रीमेंट के बारे में बात होने लगी एंड फाइनली 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत ब्रिटिशर्स ने मैकमोहन लाइन को ही फाइनल बॉर्डर बताया ईस्टर्न सेक्टर में, ये फाइनल बॉर्डर माना गया। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि जब ये फाइनल बॉर्डर माना गया तो ना चाइना एग्री था, ना तिब्बत एग्री था, और रशिया की बात तो इस टाइम तक हट ही चुकी थी। लेकिन तो ये एक कंट्रोवर्सी के तहत ब्रिटिश इंडिया ने मनवाया था ये बात। अब 1947 के बाद जो कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था, मतलब जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, काफ़ी पोर्शंस को इंडियन टेरिटरी में एंटर करवाया। इसी तरह वो इंडिया का मैप भी ड्रॉ कर रहे थे। 1950s के दौरान जब इंडिया का मैप ड्रॉ हो रहा था तो लद्दाख वाला जो पोर्शन था उसको किसी ने ड्रॉ नहीं किया, ना ही चाइना ने और ना ही इंडिया ने। ओके, वो पोर्शन जो था डिस्प्यूटेड नहीं था, अनडिस्प्यूटेड भी नहीं था, उसके बारे में कोई बात ही नहीं थी, कोई चर्चा भी नहीं थी। ना तो इंडियन आर्मी के पोस्ट वहाँ थे और ना ही लद्दाख के पोस्ट वहाँ थे। बाद में ये सब चर्चा शुरू हुई 1956 में। 1954 के दौरान एक्चुअली नेहरू जी चाइना विज़िट किया, नेहरू जी ने, और जब उन्होंने चाइना विज़िट किया तो बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हिंदी चीनी भाई भाई के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बॉर्डर के बारे में कोई बात नहीं हुई। वो जब भारत वापस आए तो उन्होंने 1956 में बोला कि कोई बॉर्डर के बारे में बात नहीं हुई, इसका मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है और हम मैकमोहन लाइन को ही फाइनल मानेंगे, और दूसरा हम पूरे अक्साई चिन्ह को लद्दाख में भी अपना मानेंगे। और उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया से कहा कि आप इंडिया का एक मैप जारी कर दो जिसमें अक्साई चिन्ह हमारा हो और पूरा अरुणाचल सेक्टर भी हमारा हो। जैसे ये मैप जारी हुआ उसी समय चाइना को ये बात बड़ी अजीब लगी कि जब हमने बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कोई बात नहीं किया तो अचानक से मैप्स की बात क्यों आई। इसी दौरान क्या हुआ कि तिब्बत में जो लड़ाई है वो तेज़ चल रही थी और वो काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि चाइना से हमें अलग हो, और दलाई लामा जो हैं वो भागकर इंडिया आ गए और इंडिया में उन्होंने नेहरू जी के अंडर जगह पाई।
सो और इंडियन मीडिया में ये चर्चा होने लगी कि जो फ्री तिब्बत का नारा है वो इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सो चाइना को ये बात भी बड़ी स्ट्रेंज लगी कि आप दलाई लामा को भी स्पेस दे रहे हो और फ्री तिब्बत की भी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, प्लस 1956 सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू आपने अक्साई चिन को भी पूरा अपना बता दिया, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन था जिसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। सो नेहरू जी को एक भनक हो गई थी कि चाइना की तरफ से कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा लिया। अब फॉरवर्ड पॉलिसी में उन्होंने क्या किया कि ये जो पूरा बॉर्डर था हमारा चाइना के साथ, वहाँ पे अपने इंडियन आर्मी के पोस्ट वो बैठाने लगे। सो जैसे ही वो इंडियन आर्मी के पोस्ट बैठाने लगे, थोड़ी सी चर्चा चाइना में और बढ़ गई। सो जैसे ही चाइना में चर्चा बढ़ गई, LAC की जो चर्चा है वो तेज़ हो गई। अभी तक LAC जैसा कोई भी शब्द हमारी हिस्ट्री में बात नहीं हुई है। ओके, सो ये पूरी कहानी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप ये समझो, ये वाला जो मैप है ये हमारा कश्मीर का दूसरा वाला हेड है जो चाइना के पास है, जो मैंने आपको ऊपर मैप में भी दिखाया। अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो ये वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। सो ये रेड वाले पार्ट में जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक लाइन जो मैंने बनाई हुई है, मैं मार्क कर रही हूँ, इस ब्लैक लाइन को बोलते हैं जॉनसन लाइन ऑफ 1865। इंडिया का जो क्लेम है बॉर्डर का वो ये जॉनसन लाइन है 1865 का। चाइना का जो असल क्लेम है वो है ये ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई हुई है इसका नाम है मैकार्टे मैकडोनाल्ड लाइन ऑफ 1899। चाइना ने अनऑफिशियली 1959 तक इसी को बॉर्डर माना है, लेकिन इंडिया ने सर्वे ऑफ इंडिया के मैप के थ्रू, नेहरू जी के थ्रू, जॉनसन लाइन को 1865 का जो लाइन है उसको माना है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है। अब ये जो पार्ट है ये डिस्प्यूटेड हो जाता है। सो 1959 तक ये स्मॉल पार्ट डिस्प्यूटेड था, इतना हम समझते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि 1956 से मैंने आपको बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया ने वो लॉन्च किया। उसके बाद पहली बार चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था ज़ाओ एनलई। सो ज़ाओ एनलई ने पहली बार 1956 में चिट्ठी लिखी और 1959 में भी एक चिट्ठी लिखी नेहरू जी को LAC के बारे में डिस्कस करते हुए, और उन्होंने LAC जो बताया था वो था ये ग्रीन वाली लाइन। ओके, लेकिन ये ग्रीन वाली लाइन को इंडिया नहीं मानती, वो मानती है जॉनसन लाइन को। और जब 1962 में इंडिया ने चाइना ने बॉम्बार्डमेंट की और इंडो चाइना वॉर हुआ, 1962 के बाद जो LAC माना गया चाइना की तरफ से वो है ये रेड वाली लाइन जो आप देख रहे हो। सो पहले चाइना यहाँ तक मानता था, उसके बाद वो एडवांस होके यहाँ इस रेड लाइन तक आ गया, और ये है आपकी लेह सिटी लद्दाख में। सो इतने करीब वो आ गया, आप देख रहे हैं। सो 1962 के बाद LAC इसी को माना जाने लगा। सो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इंडिया और स्पेशली इंडिया इस LAC के पूरे मैटर को रिजेक्ट करती है, और असली में वो जो बॉर्डर है वो जॉनसन लाइन 1865 को ही मानती है। सो LAC को कभी भी हमने ऑफिशियल बॉर्डर नहीं माना है, लेकिन जब हमने इसको ऑफिशियल बॉर्डर नहीं माना 1962 से लेके 1993 तक, तो काफ़ी बार हमारी झड़प जो है चाइना के साथ इस बॉर्डर लाइन पे हुई है। सो आखिरकार क्या हुआ कि 1993 में 1991 में चाइना के जो प्रीमियर है ली पेंग, वो उन्होंने विज़िट किया था, और उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, उनके साथ बातचीत हुई, और उनके साथ बातचीत में जो LAC है वहाँ पे शांतिपूर्वक काम करने का समझौता हुआ। और लेकिन जो क्लेम है दोनों कंट्रीज़ के वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। सो इंडिया का क्लेम उस समय भी जॉनसन लाइन था, और चाइना का क्लेम उस समय भी मैकडोनाल्ड लाइन था। तो 1993 में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चाइना विज़िट किया और वहाँ बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया। 1996 में उसी एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड हुआ कि दोनों साइड के जो लोग हैं, दो आर्मीज़ हैं, वो क्रॉस नहीं करेंगे LAC को। और 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ कि किसी भी तरीके का झगड़ा जो है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो या तो बातचीत में ही रहे, हाथापाई हो जाए वो अलग बात है, लेकिन गोलियां नहीं चलेंगी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं होगा। सो ये 2013 तक की घटना LAC में चल रही थी। अब इंडिया ने जो ये कंसेप्ट है LAC का 1959 और 62 का, दोनों को ही रिजेक्ट किया है, लेकिन ऑफिशियली इसको माना है 1993 में।
वो भी सिर्फ पीस के पर्पस से माना है। क्लेम जो है, असल का जो क्लेम है वो आज भी जॉनसन लाइन है। और हमारा ये जो जॉनसन लाइन आप देख, ये जॉनसन लाइन है, ये हमारा क्लेम है। और इसी क्लेम को इंडिया आज तक मानती है। सो मेरे हिसाब से ये आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो हम मैकमोहन लाइन के बारे में एक अरुणाचल में बात कर रहे थे, उसका भी मैं एक आपको दोबारा आइडिया दे देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जो ये बॉर्डर है, पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना अपने मैप में दिखाती है साउथ तिब्बत के नाम से। क्यों दिखाती है चाइना ये साउथ तिब्बत के नाम से? चाइना का ये मानना है कि जब आपने मैकमोहन लाइन साइन किया था ब्रिटिश और तिब्बत के साथ, तब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री नहीं था और वो चाइना के अंडर ही था। तो आपने जो साइन किया वो ट्रीटी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि तिब्बत साइन कर ही नहीं सकता कोई ट्रीटी अगर वो सॉवरेन स्टेट नहीं है। इसीलिए चाइना ने बोला कि ये पार्ट आपने ज़बरदस्ती लिया था, तो अरुणाचल प्रदेश वो पूरे अपने साउथ तिब्बत में मैप में दिखाता है। उसके बाद जो ये डोकलाम का इशू है, डोकलाम का इशू क्या है कि भूटान के साथ है, लेकिन जो मेन इशू के बारे में जो हम बात कर रहे हैं अक्साई चिन, इसके बारे में आप समझिए कि अक्साई चिन जो है वो जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट का हिस्सा था। अक्साई चिन लद्दाख प्रोविंस में था और ये जो लद्दाख का प्रोविंस है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में था। तो यहाँ के जो महाराजा थे डोगरा डायनेस्टी के, गुलाब सिंह, जोरावर सिंह उनके जनरल थे। सो जोरावर सिंह यहाँ चुशुल में बैटल हार गए थे और ये पूरा पोर्शन जो है तिब्बती के पास वापस चला गया था। ये जो पोर्शन आप अक्साई चिन का देख रहे हो ये कभी भी ब्रिटिश इंडिया नहीं था। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि ये ब्रिटिश इंडिया नहीं था, ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ज़रूर था लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया नहीं था। सो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर नहीं था, इसीलिए बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर ब्रिटिश इंडिया के अंदर होता तो ब्रिटिश इंडिया जिस तरह मैकमोहन लाइन डिफ़ाइन करके गई थी उसी तरह ब्रिटिश ये यहाँ की भी लाइन डिफ़ाइन करके जाती। लेकिन क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, उन्होंने भी इसको इंडिया का पार्ट कभी भी नहीं बताया। अब जो रीसेंट डिस्प्यूट है वो गलवान वैली में है। जिस रीसेंट डिस्प्यूट के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, सो ये जो मैप है अक्साई चिन का आप देख रहे हो, ये जो लाइन बनी हुई है ब्लू जो मैं बना रही हूँ, ये LAC है, ये आज का LAC है जिस पे चाइना और इंडिया दोनों बैठे हैं। सो ये जो हमारा पोस्ट है दौलत बेग ओल्डी पोस्ट और ये हमारा काराकोरम। सो ये रोड हमने 1 साल पहले इसका उद्घाटन किया था 2019 में और तब से इस रोड की चर्चा है और प्लस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी हुआ जम्मू कश्मीर में। सो काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा एग्जैजरेट हो गई चाइना के माइंड में और जो रिवर गलवान है उस पर ये डिस्प्यूट हुआ। आप ये मैप देख सकते हैं। सो ये पोर्शन है सेमजुलिंग का, सेमजुलिंग से ये रिवर गलवान निकलती है और जो है LAC की तरफ बहती है। LAC क्रॉस करके ये यहाँ पे इस पोस्ट पे शियोक रिवर को ज्वाइन करती है। तो शियोक सियाचिन से आ रही है और शियोक रिवर इस तरह चलती है और आगे जाके शियोक रिवर इंदस रिवर को ज्वाइन करती है। ये है इंदस रिवर जो तिब्बत से आ रही है और लेह सिटी से बहती है। तो शियोक रिवर एक्चुअली इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और गलवान रिवर जो है वो शियोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो पॉइंट ऑफ क्लैश जो है वो यहाँ हुआ क्योंकि यहाँ जो है हम एक रिवर ब्रिज बना रहे थे और इस रिवर ब्रिज बनाने के लिए चाइना ने अपोज़ किया कि आप बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। सो ये जो है ये वाला क्लैश एरिया है। अब हम गलवान वैली के बारे में समझेंगे कि गलवान वैली क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि आप इस मैप में भी देख रहे हो, ये थोड़ा सैटेलाइट टाइप इमेज है। ये जो हमारी रिवर बह रही है ये शियोक रिवर है, ये वाली शियोक रिवर, और ये सेमजुलिंग के तरफ से गलवान रिवर आ रहा है और गलवान रिवर इधर ज्वाइन कर रहा है शियोक रिवर को और ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ जहाँ हमारी LAC भी चलती है। सो ये लाइन जो आप रेड में देख रहे हो ये LAC है। ओके, सो गलवान वैली क्यों इम्पोर्टेंट है? गलवान वैली जो है वो शियोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गलवान रिवर का जो नाम था वो गुलाम रसूल गलवान के नाम पे रखा गया था। क्यों? क्योंकि गुलाम रसूल जो गलवान थे वो एक लद्दाखी एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर मतलब उस जगह के बारे में छानबीन करना, ये सब काम वो करते थे और ब्रिटिश एक्सपेडिशन उस टाइम तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कर्नल यंग हस्बैंड की
लीडरशिप के अंडर। सो कर्नल यंग हस्बैंड चाहते थे कि रशिया जो है वो तिब्बत में ना एंटर करे, और इसीलिए वो उस एरिया का मुआयना दौरा कर रहे थे गलवान जी के साथ, और इसीलिए गलवान जो वो रिवर स्ट्रीम थी उसका नाम गलवान जी पे रखा गया। सो कर्नल यंग हस्बैंड ने है जो काफ़ी एक रोल प्ले किया है कि रशिया की जो एडवांसमेंट है, रशिया का जो एंट्रेंस है वो तिब्बत में ना हो। सो जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है। सो पॉइंट ऑफ कंटेंशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और सिर्फ जो आपको कॉन्फ्लिक्ट है वो जानना है, बाकी कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ये पूरा मैटर हमने बता दिया आपको। कोई आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।